नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का में जो है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 2017 में। 2017 में जो है किस रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी और 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संयुक्त बजट रेलवे के साथ संसद में पेश किया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में शुरू हुई थी। उस समय रेल बजट कुल बजट का जो है 84% था, लेकिन समय के साथ नवीनतम मंत्रालयों की संख्या बढ़ती गई और उनका बजट भी जो है बढ़ने लगा। बाद में उनमें से जो है कुछ ने तो रेलवे के बजट को भी पीछे छोड़ दिया। 2016 आते आते रेल बजट जो है कुल बजट का लगभग 15% रह गया, जिस कारण केंद्र सरकार ने इसे आम बजट में मिलाने का निर्णय लिया। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो 1 फरवरी 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है 1 फरवरी 2019 को की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर महीने 500 रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और यह राशि जो है 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा हमारा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की अवधारणा अलग अलग है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक। आर्थिक समृद्धि से जो है आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में साल दर साल वृद्धि की विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है। उसे किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो जितना ऊंचा होगा आर्थिक विकास उतना ही ऊंचा होगा। विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 1998 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया के देशों को 4 भागों में विभाजित किया है। अब ये जो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो सरकारी आयोग है यह जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और सी रंगराजन आयोग गरीबी की माप एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति है। नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा। कैसे, तो इसे बताते हैं। भारत में जो है शीर्ष चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल है। भारत में जो है शीर्ष गेहूँ उत्पादक राज्य निम्न है आरोही क्रम में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। सबसे पहला स्थान जो है गेहूँ में उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे पंजाब आता है। अब हम लोग भारत में
शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन है? तो आरोही क्रम में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। मक्का उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। पेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के जो संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर ए होगा, केवल 1 और 3। कैसे? तो बुनियादी आवश्यकता सूचकांक BNI बृहद वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है। यह जो सभी लक्षित जिलों के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त संकेतक अथवा कार्यप्रणाली का उपयोग करके बनाया गया है। BNI 5 आयामों के 26 संकेतकों जल स्वच्छता, आवास, आसपास का वातावरण तथा अन्य सुविधाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान करता है। NASO जो है डेटा का उपयोग करके वर्ष 2012 एवं वर्ष 2018 के लिए सभी राज्यों हेतु BNI सूचकांक तैयार किया है। यह सूचकांक जो है बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच के 3 स्तरों उच्च, मध्यम, निम्न के आधार पर क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है। डेटा की उपयोगिता: समय समय पर जो है अंतर राज्य असमानताओं अथवा किसी विशेष राज्य की प्रगति की जाँच करना और इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन नीतियाँ योजनाओं की प्रभावकारिता की जांच करना। दिए गए व्याख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त विकल्पों में से 1 और 4 जो गलत है और उत्तर आंसर ए होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा 1 और 3। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार। अभी हम लोग सामान्य विज्ञान देख रहे हैं 67 BPSC का। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या है कि दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो इसमें जो होगा अवतल। दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश विकिरणों का नियमित रूप से परावर्तित कर देती। अवतल दर्पण का परावर्तित पृष्ठ जो है दबा हुआ होता है, जिसके कारण दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग: श्रृंगार करने, दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और उस मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए तो उसका सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण से अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डॉक्टरों की तरह नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण, इस प्रकार के दर्पण का परिवर्तित पृष्ठ जो होता है उभरा हुआ होता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्योंकि यह जो है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो है पंखे की हवा से पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया में पसीना शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है, जिसकी ठंडक महसूस होती है और गर्म मौसम की स्थिति के कारण हमें पसीना आता है। जैसे ही पसीना बाहर आता है यह त्वचा पर फैल जाता है और यह पसीना हवा देने वाले पंखों की क्रिया के तहत वाष्पित हो जाता है। इसे परिणाम स्वरूप प्रभावी संवहन होता है, जिससे त्वचा से गर्मी दूर हो जाती है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो इसका होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चल करके किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात तो विलंब अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब की तरफ झुकना, यह जो है प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश करने से
पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश जो है निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व जो है अलग अलग होता है, अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अलग अलग घनत्व होने के कारण प्रकाश किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर जो है खड़े प्रेक्षक की आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की संख्या लगातार बदलती रहती है। जब अधिक किरणें प्रवेश करती है तो तारे जो है अधिक चमकदार तथा जब कम किरणें प्रवेश करती है तो कम चमकदार दिखाई देते हैं, अतः तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब है हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, और यह जो नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। यह जो है नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन नाभिकों के अनियंत्रित संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है एक अत्यंत ही शक्तिशाली बम है जिसकी विनाशकारी शक्ति हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के परमाणु संलयन के दौरान एक ट्रिगर के रूप में परमाणु बम का उपयोग करके विशाल ऊर्जा को तेजी से उत्पन्न किया जाता है। चूँकि संलयन जो अति उच्च तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मेगा ताप से अधिक पर होता है, अतः संलयन बम के साथ एक विखंडन बम को प्रज्वलन के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। इससे जो है एक संलयन श्रृंखला अभिक्रिया विकसित हो जाती है जिससे कि विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी सिद्धांत पर सूर्य और अन्य तारे नाभिकीय संलयन के द्वारा भारी प्रकाशित ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि यह जो उच्च दाब के कारण पानी जो है निम्न ताप पर लो बनने लगता है, इसलिए जो प्रेशर कुकर में खाना है क्या होता है, जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में वाष्प दाब जो है अधिक होने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पानी जो है सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, लेकिन प्रेशर कुकर में जो जल वाष्प है का दाब जो है बढ़ने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यही कारण है कि खुले बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। जैसे कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो है घट जाता है, जिस कारण खाना देर से पकता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ देने से जो क्या होगा कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए इसका कारण जानते हैं। फ्रिज के जो कंप्रेशन में ज़्यादातर फ्रीऑन 21 गैस भरी हुई होती है। कंप्रेशन के द्वारा जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो गैस गर्म हो जाती है और गैस के गर्म होने के लिए प्राप्त ऊष्मा वह आसपास के वातावरण की ग्रहण करती है। फ्रिज के मुख्य बॉडी में